स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की जो आपकी सेकंड बुक है इंडिया वाली, उसमें से जो चौथा चैप्टर है जलवायु, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। ठीक है, वर्णन कीजिए या करें। तो इसमें पहला कारक है अक्षांश। तो देखिए, भारत का जो दक्षिण भाग है, ठीक है, जो हमारे नीचे का एरिया पड़ता है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय प्रभाव रहता है, यानी कि ये गर्म इलाके हैं हमारे। अगर हम भारत में थोड़ा नीचे जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ, वहीं अगर आप कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको जो है वहां पे शीतोष्ण कटिबंध पड़ता है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा मीडियम सा, मतलब थोड़ा ठंडा और थोड़ा थोड़ा सा उष्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आप टॉप पे चले जाओगे उत्तर भारत में तो बहुत ठंडा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये अक्षांश में भिन्नता के कारण है। फिर है पर्वत श्रेणी। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। अगर हिमालय ना हो तो भाई आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ठंडी हवाएं आएंगी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का एक समताकारी स्वरूप बना रहता है, यानी कि एक बैलेंस बना रहता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में भी सहायक है, ठीक है, बारिश भी होती है। तो ये हो जाएगा। फिर है जल एवं स्थल का वितरण। देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय भाग जो है, एक और बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर अरब सागर से घिरा हुआ है। देखो, ये जो हमारा नीचे से प्रायद्वीपीय भाग है, अगर आपने कभी इसको ध्यान से देखा हो तो राइट साइड में आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी और लेफ्ट साइड में अरब सागर मिलेगा, यानी कि दो तरफ जो है हम यहाँ पे सागर से घिरे हुए हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि थोड़ा सा जलवायु में भी यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी हवाओं को आर्द्रता ग्रहण करने में सहायता मिलती है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम की हवाएं हैं, ठीक है, जो यहाँ से उठती हैं उनको भी नमी मिल जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, फिर ये मतलब भारत का उत्तरी भाग जो है अगर आप देखोगे तो वो पूरा स्थल है, ठीक है। उत्तर भारत में जब हम जाते हैं तो वो स्थलीय भाग है, इसलिए यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान रहता है, ठीक है, और सर्दियों में बहुत कम तापमान रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्थल होता है, जो लैंड होता है, वो ज्यादा से ज्यादा कम, मतलब आप ये समझ लो कि जितनी जल्दी वो मतलब गर्म होता है उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी होता है, यानी कि गर्मी भी भयंकर पड़ती है और ठंड भी भयंकर पड़ती है। इसका उदाहरण दिल्ली है, ठीक है, यूपी है। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो भी गर्मी भयंकर पड़ती है। तो ये हो जाएगा। अब है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होते हैं, ITCZ क्या होता है। तो देखिए, ये सारी टेक्निकल कुछ बातें हैं जो मैं इसमें आपको बताऊंगा, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। तो अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि जो ITCZ है, वो क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें विपरीत दिशा से आकर मिलती हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में आकर मिलती हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु ऊपर उठने लगती है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है, और इसे मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। और यह मानसूनी गर्त उत्तर व मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु के विकास को प्रोत्साहित करता है। अब ये सारी जो चीजें हैं आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। फिर उसके बाद है, ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। और कोरियालिस बल के प्रभाव से क्या होता है कि विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती है, और यही दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहलाता है। और फिर क्या है, शीत ऋतु में ITCZ जो है वो दक्षिण की ओर खिसक जाता है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाता है, और पवनों की दिशा भी दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है, और ये उत्तर पूर्व मानसून हो जाता है। तो ITCZ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे मानसून के अंदर भी। तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट प्रवाह क्या है, इसके प्रभावों का मूल्यांकन करें। जेट स्ट्रीम्स, अब ये क्या है, भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में क्षैतिज दिशा में, यानी कि मान लो ये हमारा भूपृष्ठ है, ठीक है, ये हमारा भूपृष्ठ है और ये हमारा क्षोभ मंडल है। यहाँ पे क्षैतिज दिशा में, यानी कि इस तरीके से ये जो है तेज गति से चलने वाली जो वायु धाराएं होती हैं, इनको हम जेट प्रवाह कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है, और जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश कर पाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है।
तो ये जेट प्रवाह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मानसून विच्छेद क्या है, इसके कारण व प्रभाव बताओ। देखो मानसून विच्छेद का मतलब है कि जब मानसूनी पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक समय तक वर्षा ना करवा सकें तो वर्षा काल में एक शुष्क दौर आता है, यानी कि बारिश नहीं होती, जो कि मानसून विच्छेद कहलाता है। और इसका कारण या तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कमजोर पड़ना होता है, या भारत में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ की अगर सिचुएशन बदल जाए तो भी ये हो सकता है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से लदी हुई वायु को ऊपर उठने से रोकती है और वर्षा नहीं होती, तो मानसून विच्छेद बहुत रहता है राजस्थान साइड में भी। अब है संसार में सर्वाधिक वर्षा मानसीन ड्राम में ही क्यों होती है। तो देखो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियों में पहुंचती है मानसून, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन पहाड़ियों की आकृति कीप के आकार की है, फिर भी जिसमें क्या होता है वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है, जो अभी तक की सबसे अधिक मानी गई है। परंतु अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो चेरापूंजी के पश्चिम में 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मासीन राम नामक स्थान पर 1221 सेंटीमीटर यानी कि 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। ओके, संसार में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मासिन राम में होती है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े, ठीक है, ये जाड़ा होगा, जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखो भारत का पूर्वी तट विशेषता तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो वर्षा है वो प्राप्त नहीं करता। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा है ये उत्तर साइड चली जाती है, लेकिन तमिलनाडु के तट जो है वो बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा के समानांतर है और अरब सागर की धारा की वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। अतः वहां उत्तर पूर्व से लौटते हुए मानसून से तथा उस समय बन रहे बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के प्रभाव से ठंड में बारिश होती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाले से नहीं होती। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के क्या कारण है। देखो ठंड में मतलब आप देखोगे उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा जो है मतलब टेम्परेचर गिर जाता है। तो पंजाब हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर हैं, समुद्र तो है नहीं इनके आसपास, तो इसीलिए यहाँ पे भाई मतलब ठंड ज्यादा पड़ती है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, जब बर्फ पड़ती है हिमालय में तो भाई उससे भी ठंडी हवाएं चलती हैं और ठंड बढ़ती है। फरवरी के आसपास कैचवन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में आती हैं, शीतलहर लाती हैं। देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला भी पड़ता है, कोहरा भी पड़ता है, तो इस वजह से। अब अगला प्रश्न है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, प्रमाणित करो। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। समझ में आ रहा है आपको भारतीय किसान के लिए कैसे मानसून एक जुआ है। तो देखो ज्यादातर जो भारत में लोग हैं, लगभग 64% जो लोग हैं वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, हम सभी जानते हैं। फसलें और कृषि सारी मानसून पर निर्भर होती है। कृषि उपज की सफलता होगी या वो असफल रहेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो बारिश है वो जो करवाएगा वो नॉर्मल होगी या नहीं। वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा पड़ता है, कहीं कहीं आप देखोगे बहुत बारिश होती है कि फसलें ही नष्ट हो जाती हैं। फिर है भारतीय कृषि की सफलता, मानसूनी वर्षा के निश्चित समय पर आना, ठीक है, अच्छे से होना, और उसके बाद मतलब सही टाइम पे चले भी जाना, इस पर निर्भर करता है। सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहां की कृषि पर पड़ता है। जहां पे सिंचाई नहीं हो सकती वहां तो भाई बारिश चाहिए चाहिए, अगर बारिश ना आए तो फसल खराब। मानसून का अचानक विस्फोट भी मतलब सही नहीं होता भाई, मृदा अपरदन हो जाता है अगर एकदम से बहुत लंबे समय तक बारिश होती रहे। फिर अब अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा पर्वतकृत है, ठीक है, वर्षा के वितरण पर उच्चावच के प्रभावों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भारत में किस प्रकार से जो वर्षा है वो पर्वतकृत है। तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा, जो हमारे पश्चिमी घाट है, ओके, वेस्ट साइड में जो घाट है वेस्टर्न घाट्स। तो अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराकर जो पश्चिमी तटीय मैदान है वहां बारिश करवाती हैं, सिंपल सी बात है। और पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्रों में कम वर्षा, यानी कि पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप इसका तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि नीचे आएंगी तो तापमान बढ़ जाएगा इन हवाओं का, मानसूनी हवाओं को तापमान बढ़ेगा तो भाई उसके अंदर की जो नमी है, जो मतलब उसके अंदर जो जल है वो कम होगा और इस कारण वो बारिश नहीं करवा पाएगा। फिर है मेघालय में पर्वतों की बनावटों के कारण भारी वर्षा, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कीप के आकार की हैं, यहाँ पे जब अब जो मतलब जो पवनें आती हैं मानसूनी तो वो उसके बाद क्या होता है बहुत ज्यादा भारी वर्षा करवाती हैं मौसिन राम में। अरावली के विस्तार की दिशा के कारण राजस्थान में कम वर्षा। अब अरब सागर की मानसूनी पवनों की तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर बिना वर्षा किए ही आगे बढ़ जाती है, इसलिए भाई कभी कभार तो भाई पूरा राजस्थान ही ऐसा होता है कि भाई बारिश नहीं आ पाती। फिर है मानसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव।
तो बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है, और जब वो टकराती है तो हिमालय को तो वो पार कर नहीं पाती, तो फिर उसके बाद वो हिमालय पर्वत के ही समानांतर चलने लगती है, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है उसी की तरह से क्या होता है कि नमी उसमें कम होती जाती है, क्योंकि वो पार तो कर नहीं सकती हिमालय पर्वत को। अब है, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें क्या है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में मई जून में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं मई जून बहुत गर्म समय रहता है, जिसके कारण यहाँ निम्न वायुदाब रहता है। निम्न वायुदाब की ये दशाएं हिंद महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। देखिए, जहां भी निम्न वायुदाब होगा पवनें वहां पे आकर्षित होती हैं। ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हो जाती हैं। महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण आर्द्रता ग्रहण हो जाती है, इनके अंदर नमी आ जाती है, और भारत में प्रवेश के दौरान दक्षिण पश्चिमी हवाएं दो भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर की शाखा जो अरब सागर की तरफ से होती हुई चली जाती है, और बंगाल खाड़ी की शाखा। तो ये हो जाएगा। अब है, कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? तो पहला है AMW, यानी कि लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। फिर है ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, यानी कि AS। इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश का विस्तार कोरोमंडल तट के साथ साथ है। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु AW, यानी कि तटवर्तीय प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में ये जलवायु पाई जाती है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, यानी कि प्रायद्वीप के अंदर के भाग में तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में ये जलवायु पाई जाती है। फिर है BWHW, इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, भारत के उत्तरी मैदान, ठीक है, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, यह जलवायु पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु, ये कश्मीर वगैरह और आपका मतलब उत्तर साइड में ही पाई जाती है, पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ। फिर है, कौन सी गैसें हरित गृह, मतलब आप ग्रीन हाउस गैसेस आपने सुना होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है, उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो वे गैसें जो दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, हरित गृह मतलब गैसें कहलाती हैं, यानी कि दीर्घ तरंगों को जाने ना देना, वहीं रोक देती हैं, और अगर दीर्घ तरंगे रुकेंगी तो फिर तापमान बढ़ेगा। अब ये गैसें कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, ओजोन हो जाएगा यहाँ पे। फिर है, इनके प्रभाव क्या है? भूमंडलीय तापन, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसी से होता है, जिससे हमारा जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। हिमानियाँ पिघल रही हैं, ठीक है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और इससे मतलब बाढ़ आएगी, क्योंकि समुद्र तल ऊंचा होगा। जलवायु परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीट जन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। वर्तमान जलवायु सीमाओं में बदलाव होने से कुछ भाग अधिक जल सख्त होगा तो कुछ शुष्क रहेगा। भाई ऐसा जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा? कहीं पे बारिश नहीं होगी, कहीं पे सूखा पड़ेगा, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ है, ठीक है। जनसंख्या व पारितंत्र में भी बदलाव आएगा, ये हो जाएगा। एल नीनो क्या है, इसके क्या परिणाम है? भारतीय मानसून तंत्र का इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अब है, एल नीनो क्या है? देखो, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र होता है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। परिणाम क्या है इसके? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति। दूसरा है समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी, ठीक है, जिससे मतलब प्लैंक भी कहते हैं हम, ठीक है, और जिससे क्या होता है, मछलियों की संख्या घट जाती है। एल नीनो और भारतीय मानसून, भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो के उपयोग, मतलब इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। तो ये हो सकता है एल नीनो, ठीक है। तो आप ये सारे प्रश्न याद कर लेना जो जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से ही आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।